अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। और पार्ट बी जो है इसमें लिखा था एक्सप्लेन हाउ अ मैनेजर इन स्टोर डब्ल्यू माइट हैव बीन एबल टू मैनिपुलेट द रिजल्ट्स सो एज टू गेन बोनसेस मोर फ्रीक्वेंटली। यानी कि अगर कोई मैनेजर हो किसी इस स्टोर का, स्टोर डब्ल्यू का, तो वो ये जो ऊपर रिजल्ट्स हैं इसको किस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, ताकि इसको बोनसेस जो है ना वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिल जाए। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस सवाल को देखता हूँ, मैं इस सारी वर्किंग्स को मिटा देता हूँ पहले तो, जो यहाँ पर करी थी हमने पहले पार्ट के लिए। अच्छा, एज पर वर्किंग्स इन पार्ट नंबर 1, इस मैनेजर को 2005 में बोनस नहीं मिला। बोनस इसलिए नहीं मिला बिकॉज रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट 15% से कम था। अब 2005 में बोनस मिलने के लिए इस मैनेजर को क्या ज़रूरत थी, कितने मतलब प्रॉफिट की ज़रूरत थी, या क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट 2% कम था। ठीक है ना। अच्छा, 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर मुझे बोनस चाहिए, और मुझे पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। 15% इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो 2005 की है वो है 100 अगर मल्टीप्लाई हो जाता है 15% से तो ये बन जाता है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15। यानी कि अगर 2005 का प्रॉफिट 15,000 होता तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% होता और इसको बोनस मिलता। लेकिन 2005 का प्रॉफिट कितना है? 13, विच मीन्स कि कितना कम है? 2000। कितना कम है? 2000। ठीक है। ये एक बात जरा अपने दिमाग में रखना, अभी इसको डिस्कस करते हैं। सर अगर 2005 का प्रॉफिट 2000 ज्यादा होता ना और प्रॉफिट 15,000 हो जाता तो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट 15% बनता और इस बंदे को बोनस मिल जाता। 2006 की बात करते हैं। 2006 की बात करते हैं। 2006 में हमारा जो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट है वो 17.5% है। लेकिन अगर 15% होता फिर भी इसको बोनस मिलता। 15% इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। 2006 की इन्वेस्टमेंट है 80, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 15% अगर हम करते हैं तो कितना बनता है? 12 बनता है। P इज इक्वल्स टू 12। यानी कि अगर 2006 का प्रॉफिट 14 नहीं होता और 12 होता तो भी इस मैनेजर को बोनस मिल जाता। यस, मिल जाता। बिकॉज अगर हम 12 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करते हैं तो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट 15% बनता है। 15% बनने पे बोनस जो है वो प्रॉमिस किया गया, मिल जाता बोनस। तो जनाब अगर इस मैनेजर को 2005 में ये बात पता चल जाती या एक अंदाजा हो जाता कि मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स जो है ना 2006 में ज्यादा होंगे और 14 होंगे, और ये मैनेजर अगर कोई अनएथिकल काम कर कर किसी तरह से ये जो 14 है इसमें से 2 इधर शिफ्ट कर देता, जो 2006 का मुझे 2000 का प्रॉफिट है वो अगर मैं किसी तरह से 2005 में शिफ्ट कर देता। 2005 का प्रॉफिट है 13, 2006 का प्रॉफिट है 14। इस तरह से टोटल प्रॉफिट कितना है? 27। किसी तरह से अगर मैं ऐसा कर देता कि यार 2005 का प्रॉफिट 15 हो जाए और 2006 का प्रॉफिट जो है ना वो 12 हो जाए, मिल मिलाकर 27 ही हो जाए, तो मुझे दोनों सालों में प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% अचीव होने की वजह से प्रॉफिट पे बोनस मिल जाता। अब ऐसा मैनेजर कर कैसे सकता है, या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके जरिए हम फ्यूचर के प्रॉफिट को कुछ कोशिश कर कर, कुछ मेहनत कर कर अनएथिकली 2005 में लेकर आ सकते हैं? तो जरा इसको डिस्कस करते हैं। एक तरीका जो मैनिपुलेशन का होता है, रिजल्ट्स की मैनिपुलेशन का, वो कहलाता है एक्सेलरेट द रेवेन्यूज। एक्सेलरेट रेवेन्यू।
अब जरा इसको समझना, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, सही बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैनेजर को ये मालूम हो 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो बोनस मिलेगा, तो वो रेवेन्यू को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का क्या मतलब है? लेट्स से एक ग्राहक आपकी दुकान पर आया 31 दिसंबर वाले दिन, 31 दिसंबर 2005 वाले दिन, और उसने एक ऑर्डर प्लेस किया। अभी चीजें खरीदी है? नहीं, अभी चीजें नहीं खरीदी। उसने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कि यार लेट्स से मुझे जो है ना वो लेट्स से एक होलसेल स्टोर है, में भी कुछ भी हो, 3 जो है ना वो मोबाइल फोन्स चाहिए, तो तुम्हारी दुकान पर नहीं थे, तुमने उसको बोला कि यार तुम्हें जो है ना वो 3-4 दिन में लाकर दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब उसूलन होना क्या चाहिए? लेट्स से अगर 4 दिन बाद ये ग्राहक वापस आता है, 4 जनवरी 2006 को आता है, तो उसी दिन जब ये मोबाइल लेकर जाएगा तो मुझे एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। लेकिन अगर एक अनएथिकल मैनेजर है तो वो इस रेवेन्यू को एक्सेलरेट कर सकता है। वो करेगा क्या कि जिस दिन इस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया ना, उसी दिन अकाउंटिंग एंट्री पास कर देगा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। यानी कि 2005 का सेल्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 2005 का सेल्स रेवेन्यू ज्यादा होगा इस एक्सेलरेटेड रेवेन्यू की वजह से, तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। हकीकतन वो ट्रांजैक्शन होनी कब थी? 4 जनवरी को। इसने कब रिकॉर्ड कर ली? जब वो कस्टमर ऑर्डर देने आया। हालांकि उसूलन मुझे रिकॉर्ड भी तब करनी चाहिए जब वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो 4 जनवरी का दिन आ जाए, उस दिन, ठीक है। अच्छा, 31 दिसंबर को ये अपनी किताबों में, बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ले, लेकिन वो जो रसीद है ना वो कस्टमर को ना दे। रसीद कब दे? रसीद दे दे जब 4 जनवरी को वो बंदा आए। तो इससे क्या होगा? 2006 का रेवेन्यू कम हो जाएगा, और कम हो जाए तो मुझे मसला नहीं है, मुझे मालूम है कि उसमें मार्जिन है रेवेन्यू डिक्रीज करने का, फिर भी मुझे बोनस मिल रहा है, और 2005 का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका वो है डिले द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। मिसाल के तौर पर आपने दिसंबर 2005 के महीने में कोई खर्चा इनकर किया, ठीक है ना, किसी सप्लायर ने कोई इनवॉइस दी, आपने उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, आपने उस एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, आपने उस एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग कर दी 2006 में। ये एक और तरीका होता है। अब इससे क्या होगा सर? 2005 के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 2006 में उनको रिकॉर्ड कर लिया ताकि मैं फंसू नहीं, कोई ये नहीं बोले कि यार ये रसीद है, इसकी पेमेंट की होगी तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, 2006 में कर ली। फिर एक और तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है कि 2005 में जो प्रोविजंस है ना उसको अंडर स्टेट किया जाए। प्रोविजंस कैसी? प्रोविजंस फॉर लेट्स से बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट क्या होता है? अंदाजा होता है ना, और ये अंदाजा जो है वो आप जो है वो गलत ले लो, ठीक है ना। लेट्स से अगर 2005 में आपको प्रॉफिट्स थोड़े से ज्यादा दिखाने हैं ताकि आपको बोनस मिल जाए, तो आपने जो है ना वो प्रोविजन की परसेंटेज, आपको पता है कि यार सही परसेंटेज जो रीजनेबल या मुनासिब होनी चाहिए मार्केट स्टडी के बाद वो 10% होनी चाहिए, लेकिन आप 2, 3, 4% यूज कर लो। तो अगर आप प्रोविजन फॉर बेड डेट सही परसेंटेज अप्लाई नहीं करोगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज में खेलना, यानी कि IFRS और IAS की हुदूद में रहकर किसी तरह की कोई गड़बड़ कर देना, ठीक है ना, या किसी भी और अनएथिकल प्रैक्टिस का एडॉप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है वो गलत करना। ईयर एंड पर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जाती है, अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन गलत भी कर ली जाती है, इसीलिए ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। जब आप अपना F8 का ऑडिट का पेपर दोगे तो आप पढ़ोगे कि यार इस चीज से कैसे टैकल किया जाता है। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं? अपने एसेट्स को ओवर स्टेट कर देती हैं, बोल देती हैं हमारे पास तो इतनी सारी इन्वेंट्री है ताकि उनके प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाए, एंड सो ऑन। तो ये कुछ बातें हैं जो हम पार्ट बी में लिख सकते हैं। फिर हम पार्ट सी और पार्ट डी को अपने वीडियो लेक्चर के अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो सीरीज का इस सवाल को सॉल्व करने का पार्ट नंबर 2 था। पार्ट 3 में हम मजीद पार्ट सीज एंड डी को सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया।